प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित 2 प्रकरण हमने पढ़ लिए हैं। यदि आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं वीर गाथा काल को, जिसका प्रकरण 3 है। और हम देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकरण 3 में क्या मत व्यक्त किया है, प्रकरण 3 के संबंध में। तो सबसे पहले बता दूं कि आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। और आपने याद क्या क्या रखना है फ्रेंड्स कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास आदिकाल है उसको आचार्य शुक्ल ने तो वीर गाथा काल कहा है, लेकिन अन्य और विद्वानों ने क्या कहा है तो आपको याद रखना है कि चारण काल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा, बीज वपन काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, वीर काल किसने कहा, संधि काल किसने कहा, और फिर आदिकाल या आधार काल किस कवि ने कहा है, किस विद्वान ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये चैनल ही है आपको ये अवगत कराने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स और क्या छोड़ना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप विद्वानों से, कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत जानते हैं, बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, बहुत उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। बट मेरा जो मोटिव है तो आपको ये बताना है कि आपने पढ़ना क्या क्या है इसके अंतर्गत। बेशक सबके पास बुक होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ऐसा नहीं है। कुछ हो सकते हैं जिनके पास नहीं भी हो सकती, क्योंकि अभी ऐसी विसंगति परिस्थितियां हमारे ऊपर आ गई हैं, हमारे ही ऊपर नहीं, हमारे पूरे भारत देश यानी ऑल वर्ल्ड कह सकती हूँ। तो इन परिस्थितियों के कारण कुछ लोग हैं जो कि बुक परचेस कर भी नहीं पा रहे होंगे। तो चलिए हम आज समझते हैं कि आज वीर गाथा काल के संबंध में प्रकरण 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगी, आपने ये याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है तो वो संवत और ईस्वी, संवत और विक्रमी में विभाजित किया है, क्या या सन और ईस्वी में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि उनका जो ये सन है संवत और विक्रमी का है। ठीक है, सन और ईस्वी का नहीं है, आप ये जरूर याद रखना। ओके, तो चलिए चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, जो कि मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों ने मत व्यक्त किए हैं। तो यहाँ भी आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि जो इनकी प्रामाणिकता मिली है वो भी संदिग्ध है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। देखिए, अब देखिए आपने इसको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम जो न्यू अकॉर्डिंग के अनुसार एग्जाम होता है तो पूछ लिया जाता है कि प्रकरण 3 में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। यहाँ से कोई कुछ सामग्री, कुछ तथ्य उठाकर रख दिए जाएंगे, आपको बताना रहेगा। तो प्लीज़ आप जो यहाँ आज मैं इम्पॉर्टेंट जो बातें बताऊंगी आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो पहली बात तो ये है कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित आते रहे होंगे जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये यहाँ है कि राजसभाओं में जो राजसभाओं में, सॉरी फ्रेंड्स, राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहे में कहे जाते थे और वीर रस पद्य छप्पे में। तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है।
फिर है कि राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लसभरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा है। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारण की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता है। आपने पता है कि इसको चारण काल भी कहा गया है। तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि चारण काल इसको कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और फिर है कि इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। ऐसा वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया है। फिर हम देख लेते हैं कि भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। अब आपको पता है ये समय कौन सा है फ्रेंड्स, ये 1050 से 1375 का समय हम यहाँ आज पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर हमारे यहाँ ज़्यादातर मौजूद थे, उन्हीं का शासन उन्हीं का राज्य चलता था। तो इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स, प्रारंभिक काल में जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आज राजपूत आदि राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। तो इसका हम मूल देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि देखिए मैं यहाँ बता दूं, जैसा कि वीडियो प्रारंभ करने से ही मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। हमें एक दो पेज में छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कुछ पौराणिक कथाएं थी, ऐतिहासिक कथाएं थी जिनका अध्ययन हमने यहाँ लिया नहीं है, इम्पॉर्टेंट लिया है। तो राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। यानी जैसे पहले क्या था कि जो कवि होते थे वो राजाओं का यशोगान किया करते थे, उन्हीं का चरित्र वर्णन किया करते थे और खूब पैसे दान में लूटते थे। खूब उनको राजाओं के द्वारा उन्हें दिया जाता था, पैसे रुपए जो भी आभूषण कुछ भी जो भी दिया जाता था। कभी कभी तो आता है कि हाथी भी इनको दान में दे दिया जाता था राजाओं के द्वारा। तो वो जो समय था फ्रेंड्स, तो वो समय अब बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अत्युक्त आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता, वही सम्मान पाता था। देखिए अब सम्मान पाने वाले कवि कौन से थे, जो क्या किया करते थे कि भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय या शत्रु कन्या की जो उनके शत्रु की जो कन्या होती उसका हरण कर लाते। तो इनका ही अतिशयोक्ति वर्णन ये जो कवि थे तो किया करते थे, वही सम्मानित होते थे। इस दशा में काव्य साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूप में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध काव्य के रूप में। अब आपको फ्रेंड्स आगे भी देखने को पता चलेगा कौन सा काव्य प्रबंध काव्य है जो कि आदिकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य माना गया है। फिर हम देखते हैं कि जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा है, वैसे यहाँ भी। फिर फ्रेंड्स मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आगे चलती हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देख लेना। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ इम्पॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं,
फिर हम देखने चाहेंगे कि इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था और गौड़ रूप में प्रधान वीर रस ही था। मतलब जैसा कि हम इसकी जब विशेषताएं देखते हैं आदिकाल की, तो हम देखते हैं कि वीर रस की प्रधानता है, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण है, आश्रय दाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशोगान कवि करते थे, ये सब है ही। साथ ही साथ इसमें यदि भाषाओं की बात करूँ तो फ्रेंड्स, प्राकृत अपभ्रंश डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। इनकी जो कृतियाँ, काव्य कृतियाँ ये रचते थे। श्रृंगार रस का तो समावेश होता ही था, लेकिन जो प्रधान रस होता था वो वीर रस ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। यहाँ जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी एक ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। अब हम यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण देखने वाले हैं फ्रेंड्स, कि इसको प्लीज़ आप नोट कर लेना। यदि आपके पास आचार्य शुक्ल जी की बुक है तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं, एक प्रबंध साहित्य के रूप में और दूसरा क्या है, वीर गीतों के रूप में। तो साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह पृथ्वीराज रासो है। आप पृथ्वीराज रासो को जानते हैं कि चंद्रप्रदायी कृत है, ये महाकाव्य है। और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन मिलती है, तो बीशल देव रासो है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसको याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि बीशल देव रासो का जो यह ग्रंथ है तो इसमें कितने पद हैं और इसका समय काल क्या है फ्रेंड्स। तो इसमें 125 पद हैं। ये नरपत नाल द्वारा लिखी गई है बीशल देव रासो, और यह 1212 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यदि आप कॉपी पेन के साथ बैठे हैं तो प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। 125 पद हैं इसमें, 1212 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और नरपत नाल का यह काव्य ग्रंथ है। रासो साहित्य के अंतर्गत यह ग्रंथ आता है, ठीक है, बीशल देव रासो। फिर है, यद्यप उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। अब देखिए आल्हा की बात आ गई फ्रेंड, तो बताना चाहूँगी आल्हा के संबंध में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सब का ज्ञान है, बट फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो आल्हा खंड है तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, ये जगनीक के द्वारा लिखा गया है। और आल्हा खंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, परमाल रासो आता है। और 1230 में परमाल रासो जगनी द्वारा लिखा गया है, जो कि आल्हा खंड में ही लिखा गया है। तो हम देख लेते हैं आगे कि यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। अब रासो ग्रंथ में कितने सम्मिलित हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी 8-9 ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ लोग इसका जो संबंध है रहस्य से बताते हैं, पर बीशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। तो कहने का आशय है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका संबंध इसका रसायन शब्द से किसने माना है, तो आचार्य शुक्ल ने रसायन से ही माना है। रासो की उत्पत्ति कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि किन आचार्यों ने किससे माना है रासो शब्द की उत्पत्ति। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना कि गाथा दत्तासी हैं जो कि राजसूय शब्द से मानते हैं, क्योंकि अभी हम अध्ययन में देखेंगे तो राजसूय शब्द भी आएगा। तो उन्होंने राजसूय शब्द से माना है, रसायन शब्द से माना है रासो की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने, और रास शब्द से माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से माना है, क्योंकि रास, रासक, राजसूय और रसायन ये चारों हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं आगे कि रहस्य बतलाते हैं। बीशल देव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते हुए रासो हो गया, ऐसा कहते हैं आचार्य शुक्ल जी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इंपॉर्टेंट है खुमान रासो के संबंध में हम देख लेते हैं कि इसके संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है खुमान रासो के संबंध में। तो
810 से 1100 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बाप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और मतलब 869 से 893 तक राज्य किया। देखिए ये कुछ यहाँ खुमान रासो के संबंध में कुछ तथ्य हैं, कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो जिनको आप याद कर लीजिए, देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि खुमान रासो दलपत विजय का है, इसका हमें टाइम पीरियड हमें याद रखना है। फिर फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। यदि आपको देखना है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो वीसल देवरासो है, वीसल देवरासो से कुछ पंक्तियाँ भी यहाँ आई हैं, तो देखते हैं पंक्तियाँ मतलब वीसल देवरासो की क्या हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देख लेना। कुछ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये गर्भ न बोलो हो सभारियो राग, तो सरीखा घृणा और भुवाल, ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। एक पंक्ति है कड़वा बोल न बोलिस नार, तुमो मेलसी चित्त विसार, इसको भी आप याद रखना। और कुछ देख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट में इस बार इम्पॉर्टेंट तो सभी है फ्रेंड्स, पर एग्जाम में क्या आ सकता है ऐसा कोई आइडिया नहीं है, तो आप देख लेना जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको लग रही है कि जो, तो आप प्लीज़ इसको देख लेना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चंद्रबरदाई को। और चंद्रबरदाई बहुत ही प्रख्यात कवि हैं। आपको पता ही है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा ही लिखा महाकाव्य है, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। तो देख लेते हैं इनका जो समय काल है वो संवत 1225 से 1249 है। अब ये जो 1168 लिखा है फ्रेंड्स, ये सन में डिवाइड हमने कर दिया है। जैसे आपको पता है सन और संवत के संबंध में आपको पता होगा कि 57 वर्ष पीछे कौन चलता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना मुझे यदि आपको इसका आइडिया है। तो यहाँ मैंने सन में दे दिया है कि 1168 सन है, और संवत में तो यहाँ आचार्य शुक्ल जी ने दिया ही है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। कौन? चंद्रबरदाई जी। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, और एक ही दिन यह संसार इन्होंने दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। अब यहाँ कुछ फ्रेंड्स चंद्रबरदाई के संबंध में है तथ्य, उनको देख लेते हैं हम। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, तथा खंड भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जलंधारी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से यह अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते, और जो जहाँ जो बातें होती थी सब सम्मिलित रहते थे। तो हमने यहाँ देखा है। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है फ्रेंड्स, ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई कृत है, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है इकाई 5 में, कविता में। तो आपको बताना है कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा सर्ग हमें पढ़ना है इकाई 5 के अंतर्गत। प्लीज़ यदि आप आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी, सहानुभूति ये मिलेगा कि नहीं, आप जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो वो उनका अध्ययन में वो बहुत ही पारंगत हैं और उनका बहुत लगाव है शिक्षा से। तो आपने बताना है कि कौन सा समय हमारे इकाई 5 में हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर चलते हैं कि प्राचीन समय में प्रसिद्ध प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। आपको ये भी याद रखना कि मुख्य छंद कौन कौन से पृथ्वीराज रासो में थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे संबंधित। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है, उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहर द्वारा पूरा किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार ऐसा पूछा भी जा चुका है। रासो के अनुसार अब हम यहाँ कुछ चीज़ें हमने कट किए हैं फ्रेंड्स। हम जैसा कि आपको बता दिया हमने कि हम इम्पॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं।
तो रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूरा करने का संकेत किया। जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। देखिए यहाँ उल्लेख भी किया है आचार्य शुक्ल जी ने कि चंद्रबरदाई ने क्या कहा है। तो पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गजेंद्र काज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरे जिम, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरी तिम। ऐसा इन्होंने उल्लेख किया है। फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब हमें देखना है कि पृथ्वीराज चौहान थे महाराज, तो इनके संबंध में देख लेते हैं। तो इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपनी नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ से भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। अब देखिए राजसूय शब्द बार बार आ रहा है और हमने देखा है कि राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति किसने मानी है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में। तो यदि आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए, पर इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं तो आप देख लेना। यहाँ पर जो रासो ग्रंथ है तो कविचंद जो हैं चंद्रबरदाई हैं, वो अपने 10 पुत्रों का वर्णन इसमें दिए हैं। तो प्लीज़ आप देख लेना। उनके जो पुत्र हैं 10 पुत्र थे, जैसे बहुत कई पुत्रों के नाम यहाँ आते हैं। गुणचंद हैं, शीलचंद हैं, वीरचंद हैं, फिर देखिएगा हरिचंद हैं, गोपाल चंद हैं, फिर कृष्णचंद हैं, उदारचंद हैं। यहाँ उनके 10 पुत्रों के नाम इन्होंने इस पंक्तियों में दी हैं। संस्कृत चंद हैं, सूरज चंद हैं, बुद्धिचंद, ठीक है फ्रेंड्स, देवचंद, ऐसा करके। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा इनको। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चलते हैं। यदि आपको यहाँ पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नानूराम का कहना है कि चंद्र ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे इनके लड़के ने अंतिम 10 समयों में लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया है, यानी कि इसको पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। अकबर ने इस प्रसिद्ध, हम अब कुछ पंक्तियों को छोड़कर आगे चलते हैं। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथ की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा के समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी उटपटांग और रद्दी है। देखिए पृथ्वीराज रासो से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं फ्रेंड्स, पद्मावती के समय की हैं, तो आप इसको देख लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ पंक्तियाँ इन्हीं में से और भी इम्पॉर्टेंट हो जो एग्जाम में पूछी जा सके। हाँ, एक पंक्ति तुम्हें कहना चाहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पंक्ति है, बज्जिए घोर निशान राम चौहान चौहदी से, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। जैसे उट्टीराज पृथ्वीराज, ये भी इंपॉर्टेंट है। उट्टीराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीरन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो प्रकरण 3 में हमें और पढ़ना है वो भट्ट केदार हैं और मधुकर कवि हैं। हमको इन दोनों को पढ़ना है क्योंकि इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं पूछ ली जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इनका समय जो है संवत 1224 से 1243 है। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। राजसों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन। तो आप देख लीजिएगा कि भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखा है। अब हम देखते हैं कि मधुकर कवि ने क्या लिखा है। तो इसी प्रकार
जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंहायच दयाल दासकृत रठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। तो यहाँ कुछ इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं फ्रेंड्स। यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम जगनिक को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि जगनिक का ग्रंथ परमाल रासो है, जो कि आल्हा खंड है, और 1230 में यह परमाल रासो इनका लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। जगनिक का टाइम पीरियड जो है वो 1230 है। ऐसा प्रसिद्ध है कि कलिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह हुंकार सुनाई देती है। और फ्रेंड्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनकी, एग्जाम में कितनी बार यह पूछी गई होगी क्या बता दूं। तो हम देख लेते हैं इनकी पंक्ति है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, ऐसा जगनिक कहते हैं। तो इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरता पर पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बलखाती हुई अब तक चलती आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। आप थोड़ा सा यहाँ देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहीं से कुछ लाइनें ऐसा ना हो कि एंट्री के द्वारा पूछ लिया जाए। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ देख लेना, और जिनके पास हैं बुक हैं वो तो खैर पढ़ ही रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम यहाँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं प्रकरण 3 से। अब हम देखते हैं कि आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि बैसवाड़ा को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। यदि आप वाकई हिंदी साहित्य का इतिहास, वीर गाथा को आपने पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो आप मुझे कन्फर्म बता सकते हैं कि बैसवाड़ा का एक अन्य नाम क्या है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीरगीत जगनिक के रचे बहुत बड़े काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह परमाल रासो की बात यहाँ हो रही है आल्हा खंड के लिए। और फ्रेंड्स, फिर थोड़ा हम आप यहाँ देख लेना वीडियो पॉज करके, थोड़ा सा आगे चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी हैं, श्रीधर हैं। और श्रीधर की जो रणमल छंद इनकी काव्य कृति है भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। थोड़ा सा फ्रेंड बताना चाहूँगी कि 1 सेकंड मैं बताना चाहूँगी कि इन गीतों का जो आल्हा खंड थे, तो इन गीतों का संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इस गीतों का संग्रह छपवाया था। तो आप देख लेना, यह भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ही है। और अब हम देखते हैं श्रीधर को। इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचना, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। इसका एक पद्य भी दिया गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट भी है पद्य, क्योंकि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो उसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न बताऊं अभी जिसको मैंने एनालाइज किया है इसको पढ़ने से पहले,
तो फ्रेंड्स 25 प्रश्न ऐसे थे जो 25 जून को एग्जाम हुआ, उसमें जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य से लिया गया था। अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है तो वहाँ से भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के से 10 या 12 प्रश्न लिए गए थे। तो इसलिए प्लीज़ आप आचार्य शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।